नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह 100 टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट नंबर 3 है जो कि रेगुलर आना था, लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण रेगुलर नहीं आ पा रहा है। लेकिन जैसे सब ठीक हो जाता है आपके बीच, फिर से यह बिल्कुल रेगुलर आएगा। लेकिन अब भी जब भी टाइम मिल रहा है, तबीयत ख़राब है तो जब भी टाइम मिल रहा है तो इसको हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको यह 100 टेस्ट सीरीज का टेस्ट, जो कि प्रत्येक टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। 100 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसे शुरू से अंत तक दीजिएगा ताकि आपकी तैयारी को जांचने में आपको खुद से पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आइए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। तो पहले नंबर दिया गया ऋषभदेव या आदिनाथ, जिसे ऋषभदेव या आदिनाथ भी कहते हैं, को वृषभ से तुलना की गई है। तो यह बिल्कुल सही है। अरिष्टनेमी को शंख से तुलना की गई है, यह भी सही है। पार्श्वनाथ को सर्पफन से तुलना की गई है, यह भी सही है। तो इस तीनों सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए, इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। जैसे ऋषभदेव हैं तो ये जैन के प्रथम तीर्थकर हैं। कौन है? जैन के प्रथम तीर्थकर हैं। और ये अरिष्टनेमी आपको 22वें तीर्थकर हैं। कौन है? 22वें तीर्थकर हैं। और ये पार्श्वनाथ आपको 23वें तीर्थकर हैं। कौन है? 23वें तीर्थकर है। और अंतिम तीर्थकर आपको पूछा जाए तो ये 24वें तीर्थकर हैं, महावीर जी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हैं। ये इससे इतना आपको ध्यान में रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रथम तीर्थकर कौन है? तो ऋषभदेव हैं। और 23वें तीर्थकर कौन है? ज़्यादातर यही से क्वेश्चन आता है। तो पार्श्वनाथ है। और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी है। इसे इतना ध्यान आप रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि नेचुरल हिस्टोरिका किसकी रचना है? नेचुरल हिस्टोरिका किनकी रचना है? तो ये आपको प्लिनी की रचना है। किनकी है? प्लिनी की रचना है। जबकि सिर्फ हिस्टोरिका की बात करा जाए, सिर्फ हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना हेरोडोटस के द्वारा भी किया गया, लेकिन नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी के द्वारा किया गया। दोनों में फ़र्क है। हिस्टोरिका हेरोडोटस ने लिखा है और नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी ने लिखा है। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल आंसर होगा सही ए नंबर, प्लिनी। नेचुरल हिस्टोरिका की रचना किसने की है? तो प्लिनी ने की है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की है? कहता है किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की है? तो इसकी स्थापना आपको B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? B.R. अम्बेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना अम्बेडकर के द्वारा 1924 में की गई थी। कब की गई थी? 1924 में की गई थी। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। और इसी से मिलता जुलता शब्द बहिष्कृत भारत की स्थापना अम्बेडकर जी के द्वारा ही 1927 में किया गया था। कब किया गया था? 27 में किया गया था। तो ये 27 में किया गया था। बहिष्कृत भारत की स्थापना की गई थी। और 24 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। लेकिन दोनों किया गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा ही किया गया था। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि आर्य समाज ने निम्नलिखित में से
किन सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया है। कहता है कि आर्य समाज ने किन सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया है। तो यह इनमें से मूर्ति पूजा का विरोध किया है, यह सही है। बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध किया है, यह भी सही है। वेदों का अध्ययन, यह भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि ऊपर दिए गए तीनों सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चार का सही आंसर है डी नंबर, बिल्कुल सही आंसर है। आइए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित सॉरी दोस्तों, आगे है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कालिदास कृत नहीं है। कहता है कि नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सी रचना कालिदास की कृति नहीं है। तो मालविका निमंत्रित, ये कालिदास की रचना है। तो हम लोग को ये देखना कि कौन कालिदास की रचना नहीं है। तो सी नंबर कालिदास की रचना नहीं है। मृच्छकटिकम, ये कालिदास की रचना नहीं है। ये गुप्त काल की एक नाट्य लेखक है, जो जिसे शूद्रक ने लिखा था। किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। एक नाट्यक काव्य है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था। बंगाल का विभाजन जो था किस वायसराय के शासन में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासन में हुआ था, ये आपको बताना है। तो बंगाल का विभाजन दोस्तों आपको लॉर्ड कर्जन के शासन में हुआ था। किसके शासन में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासन में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासन में 1905 में, कब? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन में जब इसकी शासन आई थी तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। कब कर दिया गया था रद्द? तो 1911 में रद्द कर दिया गया था। कभी कभी आपको ये पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया। तो निर्णय लिया गया था आपको 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया था कि बंगाल विभाजन किया जाएगा, 20 जुलाई 1905 को। और ये प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया था, यानी लागू हो गया था। इतना आपको याद रखना है। और इसका बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासन में। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि पूना में 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। आइए, तो डी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि बी आर अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था। बी आर अम्बेडकर ने अंत में आकर के बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। 1956 में नागपुर में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और इनके साथ बहुत सारे लोग जो इसको मानते थे वो भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। 1956 में नागपुर में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, किस गवर्नर जनरल के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। तो यह किया गया था आपको कैनिंग के समय में। कब किया गया था? कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, जिनके समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। और इसमें
ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भरपूर सहयोग रहा था। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना आपको 1774 ईस्वी में किया गया था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1974 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के संस्थापक कौन है? खुदाई खिदमतगार संस्था नामक संस्था के संस्थापक आपको खान अब्दुल गफ्फार खान है। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार के संस्थापक हैं। इसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे? राजा टोडरमल जो थे वह किन विभाग के प्रमुख थे? तो राजा टोडरमल आपको लगान संबंधी कार्य के प्रमुख थे। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में कार्यरत थे। ए नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का था जैन धर्म के प्रथम महासम्मेलन कहाँ हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? ये आपको बताना है कि जैन धर्म के प्रथम महासम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आपको पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये हुआ था आपको 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है सॉरी दोस्तों, वह क्षेत्र जो सिकंदर के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। कहता है कि निम्नलिखित में से दिए गए क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावित सिकंदर के आक्रमण से कौन सा क्षेत्र रहा था? तो यह रहा था आपको आर्थिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? आर्थिक क्षेत्र सिकंदर के आक्रमण से ज़्यादा प्रभावित रहा था, क्योंकि सिकंदर ने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर और उनका लक्ष्य था जब भी आता था तो सिर्फ लूट के ले जाया करता था। यहाँ से बहुत सारा खजाना लूट के ले गया था, जिसके वजह से आर्थिक जीवन में काफ़ी प्रभाव रहा था उसका। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन से राज्य के 2 देशों की सीमावर्ती है? तो ये आपको हो जाएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2 देशों की सीमावर्ती है। कहता है कि दिए गए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा ऐसा है जिसकी सीमा 2 देशों से लगती है। तो असम का भी लगता है, उत्तराखंड का भी और मिजोरम का भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। असम की सीमा आपको भूटान और बांग्लादेश के साथ लगता है। उत्तराखंड की सीमा आपको नेपाल और चीन के साथ लग जाता है। और मिजोरम की सीमा आपको बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लग जाता है। तो इस प्रकार डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है? कौन सी परियोजना केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, ये आपको बताना है। तो नाथपा झाकरी परियोजना ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, बाकी ये दोनों हैं। सॉरी तीनों है। तो यहाँ सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे स्टार लगा लें। ये बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है। कहता है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ये आपको लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी है जो अफ्रीका की नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लिम्पोपो नदी। आगे है, वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। कहता हुआ कौन सी तिथि है जिसमें दोनों गोलार्ध में दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, तो यह आपको हो जाएंगे 31 मार्च और 23 सितंबर। 31 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों गोलार्ध में बराबर होते हैं। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको इनमें से सुमेलित नहीं है। बिरहोर झारखंड, बिरहोर ये सम्मिलित नहीं है। बिरहोर आपको छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है ये। बाकी सब सुमेलित हैं। यहाँ बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा यहाँ? बी नंबर। बिरहोर झारखंड में नहीं, छत्तीसगढ़ में है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आइए आगे देखते हैं। आगे है, मौना लोआ। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है, तो ये आपको हवाई का है। कहाँ है? हवाई का है। बी नंबर सही आंसर है। आगे है, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है, तो इसे कहा जाता है आपको पम्पास। क्या कहा जाता है? पम्पास कहा जाता है। और ये सेल्वा जो है, सेल्वा आपको अमेजन बेसिक में पाया जाता है। अमेजन बेसिक में पाया जाता है ये, खास करके दक्षिण अमेरिका में। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का पौधा है। अब पेरी एक कनाडा का है। पेरी कनाडा में प्रमुख रूप से पाया जाता है। आगे है, हिमालय का विस्तार अराकानियोमा कहाँ स्थित है? ये आपको म्यांमार में स्थित है। कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन कोयले का किस्म उन्नत है? कौन सा कोयला का किस्म बहुत उच्च किस्म का है, तो ये आपको एंथ्रासाइट है। कौन सा है? एंथ्रासाइट है। आपको कभी कभी पूछा जाता है कि कोयला का सबसे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोयला का कौन सा किस्म उन्नत है, तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। और इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितने प्रतिशत कार्बन की मात्रा होती है, तो इसमें 80 से 90% कोयला की कार्बन की मात्रा होती है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यही आपको बताना है। तो ए नंबर कहता है मनुगुरु आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। यह सही है। बाकी कहलगांव झारखंड में नहीं, कहलगांव भागलपुर बिहार में है। और ये सिलीगुड़ी मध्य प्रदेश में, रामागुंडम तमिलनाडु में। तो यहाँ आपको सुमेलित
सुमेलित है नहीं, सुमेलित नहीं है पूछना है। तो यहाँ क्वेश्चन में गलत हुआ है, सुमेलित नहीं है आपको क्वेश्चन होना चाहिए, तब जा कर के, क्योंकि ये भी सुमेलित है, यह भी सुमेलित है और यह भी सुमेलित है। सुमेलित नहीं है तो सिर्फ बी नंबर, तो आप यहाँ सुमेलित नहीं है कर दीजिएगा, तो बिल्कुल सही आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा, जो कि कहलगाँव झारखंड में नहीं, भागलपुर बिहार में है। सिर्फ यहाँ सुमेलित नहीं है कर नहीं है लगाना है, तभी 25 का आंसर सी बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यह भी बिल्कुल सही है, यह भी सही है और यह भी डी नंबर भी सही है। बी नंबर गलत है, जो कि भागलपुर बिहार में है। तो यहाँ क्वेश्चन में नहीं लगाकर आप इसे सही कर सकते हैं और बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कहलगाँव भागलपुर बिहार में है। आगे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। कहता दिए गए में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। कहता है कि विभिन्न देशों के बीच सीमा विवाद का निपटारा। यह नहीं, यह गलत है, यह विश्व व्यापार संगठन का कार्य नहीं है। विकासशील एवं गरीब देशों को विकास कार्य हेतु आर्थिक सहायता देना, यह भी इसका कार्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, यह इसका मुख्य कार्य है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 का सी नंबर आंसर होगा। आगे है, सॉरी दोस्तों, आगे कहता है, हाँ दोस्तों, अगर आपको वैसे एग्जाम में पूछा जाता कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो यह जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में हुई है और इसका मुख्यालय आपको जेनेवा में स्थापित किया गया है। और इससे आपको पूछा जाता है कि इसका महानिदेशक कौन है, तो वर्तमान में इसका महानिदेशक नोजी अकोंजी इवेला है। नोजी अकोंजी इवेला है। आइए आगे देखते हैं। 27 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गुट में जो दिया गया इसे सुमेलित करें। तो इसका सही सुमेलन करना है। आइए देखते हैं। कहता सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, इसको उनसे मिलाना है। तो सर्व शिक्षा अभियान आपको 2001 में चालू किया गया था। कब किया गया था? 2001 में। साक्षर भारत मिशन कब शुरुआत की गई थी? साक्षर मिशन भारत की शुरुआत 1904 सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू की गई थी और साक्षर भारत मिशन 2009 में शुरू की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको 1987 में चालू किया गया था। 1987 में चालू किया गया था। और राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपको बचे जो 1988 है इसमें चालू किया गया था। तो आपको होगा क्या? 3 4 1 2 3 4 1 2 किस में है? ये पहले ही 3 4 1 2 3 4 1 2 ये 1 नंबर में है। ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, आगे है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में किया गया है। कब किया गया है? 27 दिसंबर 1945 में किया गया है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और इसकी सदस्य देशों की संख्या
190 है। कितनी है? 190 इसकी सदस्य देशों की संख्या है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि भारतीय कर प्रणाली में आयकर एक निश्चित अनुपात तक बढ़ता है, उसके पश्चात स्थिर हो जाता है। इस प्रकार कर प्रणाली कही जाएगी। इस प्रकार की प्रणाली को क्या कही जाएगी, ये आपको बताना है। तो इस प्रकार की कर प्रणाली को प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 30 नंबर में दिया गया है कि वित्तीय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है वित्तीय आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच राजस्व का विभाजन होता है। तो यह बिल्कुल सही है। आगे कहता है 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष YD रेड्डी हैं, यह गलत है। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, नंदकिशोर सिंह हैं। ए नंबर बिल्कुल सही है। आगे है कि भारत के प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये है आपको आयकर से संबंधित है। किससे है? आयकर से संबंधित है। बी नंबर बिल्कुल सही है। आगे है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपको 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हेलीकॉप्टर मनी संबंधित है। हेलीकॉप्टर मनी संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो हेलीकॉप्टर मनी आपको नोट छापकर, सब्सिडी प्रदान कर और अन्य योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के हाथों में अचानक अत्यधिक धन थमा देना है। यह ए नंबर सही है। आगे है दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके। इसी तरह का सीरीज बहुत जल्द साइंस का टेस्ट सीरीज जो कि जिसमें आपको 2100 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को शामिल किया गया है। बहुत जल्द उसका भी सीरीज शुरू किया जाएगा, जिससे आपको हर एग्ज़ाम में खासतौर के NTPC ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। इसीलिए आप इस चैनल से जुड़ें ताकि इसका फ़ायदा आपको आसानी से मिल सके। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि सख्त मौद्रिक नीति के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है? कहता है सख्त मौद्रिक नीति के परिणाम स्वरूप कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है? तो आपको ये बताना है। कहता है कि कम निवेश, यह सही हो जाए, ऐसा ज़रूर हो सकता है। पूंजी प्रवाह में कमी, यह भी होगा। मुद्रास्फीति में कमी, यह तीनों सही है। तीनों सही है। हाँ, डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति के घटक हैं? कौन से मौद्रिक नीति के घटक हैं यह आपको बताना है। तो मौद्रिक नीति के घटक खुले बाजार की क्रियाएं मौद्रिक नीति के घटक हैं। बैंक दर, यह भी है। नगद और आरक्षित अनुपात, यह भी है। रेपो दर, यह भी बैंक से संबंधित घटक है। और खुले बाजार, यह भी सही है। तो इसका सही 1 2 3 4 सब सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि ये सभी मौद्रिक नीति की घटक से संबंधित है।
आगे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। घाटे का बाजार किस अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी से निपटने बहुत छोटा हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी से निपटने का एक नीतिगत साधन है। तो हाँ, यह एक नीतिगत साधन है। अगला स्टेटमेंट है कि संतुलित बजट अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए निकट लाता है। यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है ये आपको चुनना है। कहता घरेलू मुद्रा अधिमूल्य निर्यात को हतोत्साहित करता है। यह सही है। घरेलू मुद्रा में अधिक मूल्य आयात को प्रोत्साहित करता है। यह भी सही है। घरेलू मुद्रा में मूल्य ह्रास आयात को प्रोत्साहित करता है। यह भी सही है। और हमको गलत ढूंढना, जब 3 सही हो गया तो चौथा ऑटोमेटिक गलत होगा। तो इस यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही चुनना था। आगे है कि निम्नलिखित में से विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कहता है कि विश्व बैंक की मुद्रा है। कहता है कि यह विश्व बैंक, इसमें जो कथन गलत सही नहीं है उसे चुनना नहीं, गलत को चुनना है। विश्व बैंक मौद्रिक विश्व बैंक की मुद्रा, यह विश्व बैंक की मुद्रा है, सही है। विश्व बैंक द्वारा इसे 1991 में अपनाया गया था। यह भी सही है। इसका मूल्य बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल 5 मुद्राओं के औसत भार के आधार पर ज्ञात किया गया। यह गलत है। तो इस आधार पर 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत जो सही नहीं है उसे चुनना नहीं, गलत को चुनना था। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल 3 नंबर बिल्कुल गलत है। आगे है कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जयंती पर संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। तो यह किया गया है सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि पर, जो कि मनाया जाता है आपको 23 जनवरी को मनाया जाता है। और ये अब की बार इसका 125वां जयंती मनाया गया। 125वां जयंती मनाया गया। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में किसे भारत का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया है। तो यह लगाया गया था मनीष कुमार को। किसे लगाया गया था? मनीष कुमार को लगाया गया था, जो कि AIIMS नई दिल्ली में लगाया गया था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अपने पड़ोसी देशों को कोविशील्ड टीके उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पहल चलाई गई थी। तो यह पहल चलाई गई थी आपको वैक्सीन मैत्री। कौन सी वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की गई थी, जिसमें 70 से अधिक देशों को वैक्सीन दिया गया था। आगे है कि हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। इस घोषणा के अनुसार किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो पद्म विभूषण से तरुण गोगोई को संबोधित किया गया है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो यह किया गया आपको
ओडिशा में। कहाँ किया गया? ओडिशा में। ओडिशा के भुवनेश्वर में इसकी स्थापना की जा रही है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई है? देश की सबसे युवा पंचायत जो कि चुनी गई है वह कौन चुनी गई है? तो यह चुनी गई रेशमा मरियम रॉय है। रेशमा मरियम रॉय जो कि मात्र 21 वर्ष की आयु में देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुनी गई है, रेशमा मरियम रॉय। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि मात्र 21 वर्ष की है। आगे है कि हाल ही में 3.5 किलोमीटर लंबी वासुकी मालगाड़ी चलाई गई है। इस मालगाड़ी में कितने इंजन आपस में जोड़े गए थे? तो इस मालगाड़ी में 5 इंजन जोड़े गए थे। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें 300 खाली डब्बे को जोड़ा गया था। आगे है कि हाल ही में एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई है? तो यह किया गया आपको गढ़मुक्तेश्वर में इसकी तैनाती की गई है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में किसके द्वारा इनइक्वलिटी वायरस नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है? तो यह की गई है आपको ऑक्सफैम के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सफैम के द्वारा जारी की गई है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है मिडनाइट सिंगर किस गायक की ऑटोबायोग्राफी है? तो मिडनाइट सिंगर आपको अर्चना महंत की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। दोस्तों, नरेंद्र चंचल की ऑटोबायोग्राफी है। यहाँ बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में किस वैश्विक निकाय ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो यह किया गया आपको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को इसमें 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि हाल ही में असम सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों के मुफ्त सफ़र हेतु किस योजना की शुरुआत की है? तो यह किया गया है भ्रमण सारथी योजना योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का तहत 24 गुलाबी बसों का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो असम सरकार के द्वारा। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने चाइल्ड केयर सब्सिडी के मुद्दों को लेकर इस्तीफा दे दिया है? किस देश की सरकार ने चाइल्ड केयर सब्सिडी के मुद्दों को लेकर के इस्तीफा दे दिया है? तो यह दे दिया है आपको नीदरलैंड की सरकार ने ऐसा किया है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की जा रही है? तो यह गुजरात के अहमदाबाद में इसकी स्थापना की जा रही है, जो कि आत्म भारत विजन का एक सफल प्रयास है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने प्रोजेक्ट लून बंद कराने की घोषणा की है? तो यह किया गया है आपको गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा किया गया है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश में ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चलाया जा रहा है? एम्प्टी प्लेट चलाया जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन देश में ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चलाया जा रहा है। आगे है कि हाल ही में
किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च की कर विश्व का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो यह स्पेस एक्स ने यह रिकॉर्ड बनाया है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि 25 जनवरी 2021 को इसका लॉन्च किया गया था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है, हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब यह रेल किस नाम से जानी जाएगी? तो अब यह रेल आपको नेताजी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया आपको सिद्धार्थ मोहंती को। किसे? सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। और ये भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष एम कुमार हैं और निदेशक तो सिद्धार्थ मोहंती हो ही गए, सिद्धार्थ मोहंती। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है? तो ये आपको राउरकेला इस्पात कारखाना हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, राउरकेला इस्पात कारखाना हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। भारत एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान आपको ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। ये सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? किसके बारे में संसदीय समिति की गठन नहीं की गई है? तो यह है आपको अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में गठित नहीं की गई है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति आपको संसद के पास है। संसद के पास यह शक्ति है कि वो चाहे तो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि भी कर सकती है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो यह प्राप्ति हुई है आपको 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो ये आपको अनुच्छेद 352 सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, सॉरी दोस्तों, आगे कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो ये आपको वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना मूल कर्तव्य नहीं है। सॉरी दोस्तों, कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य नहीं है आपको लोक चुनावों में मतदान करना। ये संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सही है ये आपको बताना। कहता है कि
कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभाग का सृजन किया जाता है। यह गलत है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। यह सही है। 2 नंबर सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपको न्यायिक समीक्षा अंतर है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। तो सिद्धांत का क्या स्रोत है? न्यायिक व्याख्या। क्या है? न्यायिक व्याख्या इसका मूल संरचना सिद्धांत स्रोत है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का एक इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो अनुच्छेद 257 में वर्णित है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता है गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, यह गलत है। सार्वभौम सत्ता संपन्नता समाजवादी, यह भी गलत है। सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, यह भी गलत है। जब ये तीनों गलत है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो उस समय सलाहकार थे BN राव। कौन थे? BN राव। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है भारत के लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में कौन सही है? भारतीय लोक सेवा आयोग के लिए सही है इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। बी नंबर सही आंसर है। 73 में कहता निम्नलिखित संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के सिद्धांत संबंध में आयुक्त को दोहरे दंड एवं स्वाभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो यह करता है आपको अनुच्छेद 20 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करता है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कौन सी भौतिक माप डायोप्टर में मापी जाती है? कौन सी भौतिक माप डायोप्टर में मापी जाती है? तो यह मापी जाती है आपको शक्ति। आगे है अधोलिखित में ध्वनि किस माध्यम में संचरित नहीं करती है? अधोलिखित में ध्वनि आपको निर्वात में संचरित नहीं कर सकती है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि द्रव की छोटी बूंद के गोलाकार होने का कारण है। छोटी बूंद के गोलाकार होने का कारण है कि द्रव का अपने पृष्ठ तनाव के कारण अपने तलों के क्षेत्रफल को न्यून करने की प्रवृत्ति। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा गैस नियम समीकरण है? कौन सा गैस का नियम समीकरण है? तो यह आपको हो जाएगा सी नंबर। आगे है निम्नलिखित में से किसमें त्रिबंध पाया जाता है? किसमें त्रिबंध पाया जाता है? तो HCN में त्रिबंध पाया जाता है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे है, यदि n किसी तत्व के परमाणु में एक कक्षा की संख्या को प्रदर्शित करता है तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें अधिकतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होगा। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करता है तो उसमें क्या होता है। तो उनमें आपको नाभिकीय संलयन होता है, तो इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस लवण को नीला थोथा के नाम से पुकारते हैं। तो नीला थोथा के नाम से कॉपर सल्फेट को पुकारा जाता है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, एक डायनेमो डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक डायनेमो सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, छिपकली किस वर्ग का जंतु है। छिपकली किस वर्ग का जंतु है। तो छिपकली रेप्टिलिया वर्ग की जंतु है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, जिन पौधों में फूल और बीज लगते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें कहा जाता है फेनोमेमस। ए नंबर सही है। निम्नलिखित में से विटामिन पर विचार कीजिए। कहता है निम्नलिखित में विटामिन पर विचार कीजिए। तो इसमें विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई दूध उपयुक्त में से किसका या किनका स्रोत है। तो इन सभी का है। डी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूध में विटामिन सी छोड़ के लगभग सब पाए जाते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है। तो हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता पुरुष में अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि खून भी पुरुष में ज़्यादा, महिला को खून की कमी होती है, जिसके कारण से आयरन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। यहाँ आंसर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन है, ये आपको बताना है। जल में घुलनशील विटामिन आपको सी है। यहाँ सी है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सब वसा में घुलनशील है। देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन को एडेक कहा जाता है। एडेक, जिसमें ए डी ई के, ये एडेक, ए डी ई के, एडेक, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील है। बाकी बी और सी जल में घुलनशील है। इससे आप याद रख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्कों में से होकर कितनी लीटर रक्त सफाई होती है। तो यह सफाई होती है आपको 180 लीटर। 180 लीटर। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से किसकी या किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। एक्स किरण भी, वाई किरण और पराबैंगनी किरण तीनों सही है। 90 नंबर का आंसर है बी नंबर। आगे है, निम्नलिखित में से किस में मैग्नीशियम मौजूद होता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मौजूद होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए आगे है, कहता कि एक कण जिसकी कम से कम बीमा 10/7 मीटर -7 मीटर से कम हो क्या कहलाता है? तो यह आपको नैनो पार्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? नैनो पार्टिकल कहलाता है। आगे है, आगे मिलान करना, कहता कि मिलान सही उत्तर को सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका हो जाएगा द्राक्षस शर्करा ग्लूकोज, फल शर्करा फ्रक्टोज, दूध शर्करा लैक्टोज, चीनी का हो जाएगा सुक्रोज और स्टीविया का हो जाएगा प्राकृतिक शुगर। इस प्रकार ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अस्थि में आपको ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन ओसिन प्रोटीन पाई जाती है? सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? तो यह बदलता है आपको ग्लूकागोन बदलता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, फैलिक ग्रंथियाँ पाई जाती है। फैलिक ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको तिलचट्टा में पाया जाता है फैलिक ग्रंथि। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ के बाद अब मैथ शुरू हुआ है, इसका आंसर ले लें, आप इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। इसका 97 का है, बी नंबर 98 का है, बी नंबर 99 का है, डी नंबर और 100 का भी है डी नंबर। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा तक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों भूलिएगा नहीं, बहुत जल्द साइंस 2100 प्लस क्वेश्चन का 2100 प्लस क्वेश्चन का साइंस शुरू होने जा रहा है, तो इसे भूलिएगा नहीं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इसे देखने के लिए बिल्कुल मत मिस करिएगा, जो कि एग्जाम पर्पस से बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।